मन की उदास अंगना में भोर बन के आई, छपलस अनहरिया सगरो अजोर बन के आई। क्या बात है। चाह रहा हूँ गीतों का एक गाँव बसाऊं, पगडंडियां धरे शब्दों की चलता जाऊं। दोस्तों आइए, आज हम फिर उपस्थित है साहित्य यात्रा के अंतर्गत एक और साहित्य के शख्सियत से आपका रूबरू कराने में। बेतिया के रहने वाले डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं और राष्ट्रीय फलक पर इनकी एक अपनी अलग पहचान है। हम राइजिंग बिहार के चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन इसलिए पहले करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारा हौसला बढ़ता है तो हम ऐसे ऐसे कई नए पुराने साहित्यकारों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बतला दूं कि डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इतना तो अवश्य बतला दूं कि इनकी 1 दर्जन से अधिक विविध विधाओं की रचनाएं पुस्तकों में संग्रहित है, और ये पुस्तकें प्रकाशित होकर अजर अमर बन गई है। इनकी कई पुस्तकें, जैसे एक पुस्तक तो मेरे हाथों में ही है, धरती से धरती मिली, सौभाग्य से इसके मुख पृष्ठ पर मेरी ही कलाकृति बनी हुई है, और यह हिंदी उपन्यास है। इसके अतिरिक्त धूप की लकीरें, हिंदी कहानियों का यह संग्रह है, और इनकी और भी एक किताब है बहुजन के अनमोल रतन, ये भोजपुरी काव्य संग्रह है। इसके साथ ही इनकी गीत, लघु कथा, कहानी यानी विविध रचनाओं के माध्यम से ये अपनी रचनाओं का अमिट छाप छोड़े हैं, और दूरदर्शन आकाशवाणी के सबसे सशक्त रचनाकार के रूप में उभर कर हमारे सामने आए हैं। हम और अधिक इस पर चर्चा न करते हुए हम आइए साहित्य से संदर्भित उनके व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके विचार से हम आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका भी अभिनंदन है जी। राइजिंग बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप पटना पधारे हुए हैं, तो यह हमारा सौभाग्य मिला कि हम आपके आवास पर पधारे हैं कि आपसे हम कुछ साहित्य का बारे में पूछ सके। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने साहित्य सृजन कब से आरंभ किया और इसके प्रति आपकी रुचि कैसे जागी? देखिए, सच तो यह है कि साहित्य सृजन का काम मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि टूटे फूटे शब्दों में तुकबंदी तो मैं 4th-5th क्लास से ही कर रहा हूँ, लेकिन लिखित रूप में मेरी पहली रचना, मैं जब 7वें का विद्यार्थी था, सितंबर का, तब मेरी पहली रचना भोजपुरी में आई। और फिर उसके बाद से जब हाई स्कूल में गया तो लिखने का काम, विद्यालय की एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में मैं लिखा करता था, कविताएं डालता था, कभी हिंदी की कभी भोजपुरी की, और तब से लेखन के प्रति मेरी रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ते बढ़ते आज अब तो मैं सरकारी नौकरी से रिटायर भी हो गया हूँ, लेकिन लेखन का काम आज भी चल रहा है। लेखन का काम तो आप और भी पहले से लगता है कि और सक्रिय हो गए हैं, और कई पुस्तकें आपके अवकाश प्राप्ति के बाद भी आए। अच्छा, आप पहले आप किस विभाग में थे और क्या काम करते थे? देखिए, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा, और चंपारण जिले का सबसे उत्कृष्ट +2 विद्यालय है, पहले हायर सेकेंडरी होता था, वहाँ से मैं हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए रिटायर किया। लेकिन चूँकि मैं इंग्लिश में भी पोस्ट ग्रेजुएट था, इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट भी मेरे जिम्मे था, तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने का अर्थात लिटरेचर पढ़ाने का काम मैं करता रहा। वह तो ठीक, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों के अच्छे ज्ञाता हैं, बावजूद आपको हिंदी के प्रति प्रेम क्यों है, और इसके प्रति आप अधिक पुस्तक आपने लिखा है हिंदी भाषा में, आप हिंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके प्रति आपको लगाव कैसे और क्यों हुआ? देखिए, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। मेरी भोजपुरी में भी 10 किताबें हैं, उसमें से 4-5 किताबें 6 यूनिवर्सिटियों में लगी हुई हैं। एक बाल पुस्तक है फिर की, जो NCERT के 5वें वर्ग में पढ़ाई जाती है, और एक लघु कथा है भोजपुरी में पुस्तक लगाव, वो इग्नू के कोर्स में लगा हुआ है, और एक महाकाव्य है
एक खंड काव्य है एकलव्य भोजपुरी में, वो जेपी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, बिहार यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स में लगा है। जिंदगी पहाड़ हो गई भोजपुरी गीतों का संग्रह है, ये कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। वो शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में लगा हुआ है। तो इस तरह कई यूनिवर्सिटियों में लगी हुई। बिहार सरकार के स्कूलों में भी 6ठे क्लास में सरकारी स्कूलों में संस्कृत की पुस्तक मैंने लिखी है, पढ़ाई जाती है। 9वीं 10वीं में म्यूजिक की पुस्तक मैंने लिखी है, SCERT बिहार के द्वारा, वो पढ़ाई जाती है। भोजपुरी की भी किताब लिखी है जो 8वें वर्ग में पढ़ाई जाती है। तो आपको लगता है कि भोजपुरी का अपेक्षा और हिंदी की किताबें दोनों है, अधिक संख्या में किसे पढ़ रहे हैं लोग? देखिए राष्ट्रीय फलक पर, देखिए राष्ट्रीय फलक पर अब चूंकि राष्ट्रीय फलक पर तो भोजपुरी है ही नहीं, कुछ राज्यों में सीमित है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री मॉरिशस में मेरी किताब भोजपुरी की पढ़ाई जाती है, ट्रिनिडाद में पढ़ाई जाती है, फिजी में मेरी किताब पढ़ाई जाती है। मेरे बहुत से गीत और कविताएं वहाँ के कलाकार लोग गाते हैं, आज भी फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी गाते हुए देखा जाता है, उनको सुना जा सकता है। हिंदी की किताबें भी मेरी, मैंने कहा कि संगीत की किताबें वो तो हिंदी में है, संस्कृत की किताब संस्कृत में है, इंग्लिश में भी एक काव्य संग्रह है। तो कहने का मतलब मैंने भाषाओं, हर भाषा को सम्मान दिया है, सभी भाषाएं आदरणीय हैं, सब सम्मानित भाषाएं हैं। हिंदी में आपकी जो पुस्तकें आई है उसमें कहानी संग्रह भी है, उपन्यास भी है, कविता संग्रह भी है, यहाँ तक कि आपने लोक कथा की भी पुस्तकें आपको लिखा है। तो आप आज के समय के हिसाब से आपको लगता है कि लघु कथा सर्वाधिक पढ़ी जा रही है कविता उपन्यास की अपेक्षा? देखिए हिंदी में किताबें तो मेरी 12-13 हैं, गीत संग्रह हैं 5, एक खंड काव्य है तथागत हिंदी में, जो पुस्तक जापान तक पहुंच गई है, थाईलैंड तक पहुंच गई है, और एक महाकाव्य है पुण्यपथी हिंदी में। तो इस तरह से किताबें हिंदी में बहुत कुछ लिखा है। अब रहा कि लघु कथाओं की जहाँ तक बात है, तो लघु कथाएं हृदय की वो चमत्कारिक उपज है जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती हैं उसके माध्यम से। अब ऐसे मैंने लंबी कथाएं लिखी है, तो कथा भोजपुरी में भी अग्रासन नाम से मेरा कहानी संग्रह है बड़ी कथाओं का, हिंदी में धूप की लकीरें हिंदी कहानियों का संग्रह है। लेकिन लघु कथाओं की जो स्थिति है, आज अधिक से अधिक लोग लघु कथाएं पढ़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि लोग के पास समय का अभाव है और लंबी कथाओं से को पढ़ने से बचना चाहते हैं। उपन्यास को, यद्यपि उपन्यास को पढ़ने वाले बहुत लोग उपन्यास पढ़ते हैं, बड़ी कहानियों को पढ़ने वाले लोग वो पढ़ते हैं। अब प्रेमचंद को क्यों नहीं पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे? बड़ी कहानियों को पढ़ना होगा तो प्रेमचंद तो हमारे आदर्श हैं, सुदर्शन हमारे आदर्श हैं, हमारे बिहार के मिथिलेश्वर जी आदर्श हैं, दिवाकर जी हमारे हिंदी कहानीकार के बेजोड़। बिहार में आपने कई मिथिलेश्वर वगैरह कई लोग का आपने नाम लिया, ऐसा क्या कारण है कि लोग प्रांतवाद को जोड़ने लगे साहित्य से, और बिहार के रचनाकारों को राष्ट्रीय फर्क, जैसे कि जब भी देश में राष्ट्रीय रचनाकारों की बात होती है, देश भर के रचनाकारों की बात होती है, कथाकारों कवियों की बात होती है, उससे बिहार के रचनाकारों को लोग क्यों उपेक्षित करते हैं? आप जैसे इतने अच्छे लिखने वाले लोग हैं, लेकिन लोग ऐसे, आपके तो नाम बहुत है, लेकिन मैं देखता हूँ कि दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली को ही अधिक मुख्यधारा में लाने की प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है कि लेखकों ने अपना गुट बना लिया है, और इसके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, मैं किसी गुटबाजी में नहीं रहता, सभी साहित्यकार मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, लेकिन साहित्य में गुटबाजी हो रही है, इस सत्य से बचा नहीं जा सकता। और वही गुटबाजी या पुरस्कारों की जो नीति स्थितियां हैं, गुटबाजी के कारण बहुत से पुरस्कार ऐसे आ रहे हैं जो गुटबाजी के कारण मिल रहे हैं। सबका अपना अपना दल है, सबके अपनी अपनी मंडली है, लेकिन हम लोग लिखने में विश्वास करते हैं, पढ़ने में विश्वास करते हैं। बिहार के साहित्यकारों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, यद्यपि ऐसी बात नहीं है कि बिहार के साहित्यकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार नहीं मिले हैं, लेकिन कम। कारण एक तो बिहार को लोग हमेशा पीछे रख कर देखें। अब यहाँ पर गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली बिहार के हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई पद्मश्री, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ मरने के बाद लोग पद्मश्री और पद्म विभूषण दे दिए मरणोपरांत, जी, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली को नहीं मिला, फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं मिला, जिसको विश्व पढ़ता है, जिनकी कहानियों को, उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली। पद्मश्री तो उनको मिला जिसको उन्होंने लौटा दिया, लेकिन साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों में उनका नाम नहीं आया, नाम तो प्रेमचंद का भी नहीं आया। तो इस तरह से
समस्याएं तो हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी समस्याएं हैं, सबका अपना अपना दल है, अपना अपना संगठन है, अपना अपना गुट है, अपनी अपनी मंडली है, वो अपने ढंग से सब पुरस्कारों में भी नाम देते हैं। तो हम लोग उससे बचे हुए हैं, हम लोग साहित्य के सेवक हैं। देखिए एक समय था, आपने ठीक कहा कि हम लोग साहित्य के सेवक हैं, प्रेमचंद कहते थे कि हम लोग कलम के सिपाही है, तो उस समय इस तरह की भावना होती थी। आज के साहित्यकारों में मैं देख रहा हूँ कि यह भावना आ गई है कि मुझे किसी तरह कम समय में कैसे मैं प्रेमचंद बन जाऊँ, और प्रेमचंद पुरस्कार मिल जाता है नाम से तो समझते हम प्रेमचंद बन गए। ये सृजनात्मक सृजन रूप में जो आदमी आगे नहीं आना चाह रहे आज के साहित्यकार, और सिर्फ मान सम्मान पुरस्कार के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसके कारण आज का जो साहित्य है पहले से कम स्तरीय होती जा रही है और पाठक इससे कटते जा रहे हैं? सिद्धेश्वर जी, आपके बारे में मैं जितना जानता हूँ, जितनी उच्च कोटि की कला है, हिंदुस्तान की सारी बड़ी पत्रिकाओं में आपकी कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। जितनी साहित्य में सेवा कर रहे हैं कहाँ आपको पुरस्कार के लिए किसी ने बोला कर कहा कि भाई आपका नाम मैंने दे दिया। यही स्थिति आज समाज में बनी हुई है। अब लोग पैसा देकर पुरस्कार खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान में सरकारी अकादमियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी, क्या क्या कई हर स्टेट में इस तरह के हो गया, और लोग दीजिए 5,000 10,000 रुपया। अब तो लोग जा रहे हैं नेपाल में पुरस्कार के लिए, रुपया 10,000 दे दिए और भारत नेपाल मैत्री संघ बना करके वहाँ से पुरस्कार लेकर आए, रुपया अपना लग रहा है। एगो मोमेंटो दे दिया, एगो चादर दे दिया, एगो सर्टिफिकेट दे दिया, कहा कि आप तो महाकवि तुलसीदास स्मृति सम्मान से सम्मानित हो, उससे कम है। और उसकी कविता को सड़क छाप लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्या पढ़ेंगे, उसमें कुछ है ही नहीं। तो केवल किसी का नामित पुरस्कार लेने से कोई साहित्यकार के बराबरी में चला जाए, ये मैं नहीं मानता, उसमें विश्वास भी नहीं करता। जी जी, आपके साहित्य को पढ़ने से कुछ ऐसा ही लगता है, जब भी दूरदर्शन से या आकाशवाणी से आपकी गीतों का जब पाठ होता है तो लोग सुनते रह जाते हैं, महफिल में आप छा जाते हैं। जब आपके कंठ से जब आवाज़ निकलती है, गीत निकलते हैं, तो वह हृदय में समा जाती है। लेकिन बहुत सारे रचनाकारों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी कविताओं में या कहानियों में, और जिसे आम पाठक समझ भी नहीं पाता। तो और वे लोग समझते कि यही श्रेष्ठ साहित्य है, जबकि प्रेमचंद जैसे साहित्यकार भी हुए हैं जो बिल्कुल सरस और आम भाषा में लिखते थे। तो आज क्लिष्ट शब्दों का जो उपयोग करते हुए जो श्रेष्ठ साहित्य समझी जा रही है या मुख्य धारा से उस साहित्य को जोड़ रहे हैं, इसके प्रति आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, तत्सम शब्दों से सजा हुआ कोई भी साहित्य अगर उस तत्सम शब्दों से भरा हुआ है तो भले ही किताबों में उसको आप कहिए खूब उत्कृष्ट किए हैं, खूब व्याकरणाचार्य हैं, एकदम आचार्य हैं, पंडित हैं, लेकिन वो जन जन के हृदय को प्रभावित करने वाली रचनाएं नहीं होती हैं। वो उसके लिए डिक्शनरी लेकर बैठना होगा, और जिन रचनाओं को पढ़ने के लिए शब्दकोश लेकर बैठा जाए, वे रचनाएं सहजता के साथ न मन मस्तिष्क में समा सकती हैं, न हृदय को आलोड़ित कर सकती हैं। इसलिए बहुत कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। सहज शब्द हों, आसानी से समझ में आने वाले शब्द हों, सरस हों, बिंबयुक्त हों, शिल्प हो उनमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख रहे कविताओं से बिंब और शिल्प एकदम गायब ही हो गया है। बिल्कुल सपाट बयानी लोग लिख रहे हैं, कहते कविता है, ये चीज़ें खत्म होते जा रही है और आम पाठक इसलिए कविता से दूर भाग रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह की कविताएं लिख रहे हैं वैसे भी कुछ लोग लिख रहे हैं जिसके कारण कविता अभी बची हुई है। हम कह सकते हैं गीत गजल लोग इसलिए अधिक रुचि है। अच्छा मस्ताना जी, मैं आपसे अपना एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जब साहित्य की बात आ रही है और जनता की बात आ रही है, तो आज का साहित्य जनता से क्यों कटती जा रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक तो लोग अतुकांत रचनाएं, छंदहीन रचनाएं, नई कविता के नाम पर लिख रहे हैं, उसमें साहित्य कम है, अखबारी विचारधारा अधिक है, और उसमें भी इतने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है कि आम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। अब वो गीतों वाले छंद तो रहे नहीं, न गोपाल सिंह नेपाली के गीत रहे, न नीरज के गीत रहे, न तुलसी के दोहे चौपाइयों का रस रहा, न कबीर की बानियों का रस रहा। तो रसहीन रचनाएं होंगी तो वो श्रोता को या दर्शक को या पाठक को आकृष्ट नहीं कर पाएंगे, वो किताब में ही रह जाएंगे और फड़फड़ा कर पन्ने बंद हो जाएंगे। वो हृदय के पन्नों पर, हृदय के पटल पर वो रचनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, केवल पुस्तकालय की शोभा बनकर रह जाएगी। बिल्कुल आप सही कहे, आपके विचारों का मैं समर्थन करता हूं। और मैं यह भी जानना चाहूँगा कि प्रत्येक साहित्यकार का एक अपना आदर्श लेखक होते हैं,
व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। आपके आदर्श में कौन लेखक है, कौन आदर्श लेखक है आपके? देखिए, मैं मूलतः साहित्य में चेतना का पक्षधर रहा हूँ। समाज में जहाँ करुणा की बात हो, दया की बात हो, प्रेम की बात हो, समानता की बात हो, अगर वैसा साहित्य है, स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, वृद्धा विमर्श हो, विमर्श आवश्यक है साहित्य में, न कि केवल दकियानुसी विचारधारा पर थोपी जाएगी तो उसकी उम्र नहीं होगी। कुछ लोग भले उसकी बड़ाई कर लें, लेकिन मैं चेतना को अपना समर्थन देता हूँ। इसलिए मैं कबीर को, रविदास को, गोपाल सिंह नेपाली को, सर्वेश्वर आधुनिक युग में आ जाए तो मैं नीरज को गीतों के मामले में बहुत सम्मान देता हूँ, कुंवर बेचैन को देता हूँ। चेतना की बात आ जाएगी तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तुलसी राम को, मलखान सिंह को, ऐसे रचनाकार जिन्होंने समाज में जागृति भरने का काम किया है। अगर साहित्य में प्रतिरोध की भावना नहीं है, संघर्ष की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो वो साहित्य नहीं होता। उस साहित्य की लंबी उम्र नहीं होती और वो जन जन का कंठार नहीं बन सकता है। अब मुझे लगता है कि समय के साथ साथ साहित्य, जो पाठक साहित्य से जुड़े हुए हैं, कविता कहानी से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अब पत्र पत्रिकाओं से हटकर सोशल मीडिया की ओर हमारे पाठक भी जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य उन तक मुझे लगता है कि पहले से अधिक पहुंच रहा है, कम पहुंची। तो मैं आपका विचार जानना चाहूँगा कि आज वो क्या कारण है कि पत्र पत्रिकाएँ धीरे धीरे बंद हो रही है। उतना ही बंद होने के साथ साथ साहित्य खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि कविता कहानी लिखने वाले और ज़्यादा लोग हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग साहित्य को पढ़ना चाह रहे हैं। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, साहित्य को जब तक साहित्य नहीं समझा जाए, साहित्य का अर्थ ही होता है जिसमें सबका हित निहित हो, तभी साहित्य है। आज हिंदुस्तान जैसी पत्रिका बंद हो गई, धर्मयुग बंद हो गया, कादम्बनी बंद हो गई, सरिता बंद हो गई, इस तरह की जो मुख्यधारा, दिनमान बंद हो गया। जो किताबें साहित्य की थी जिसको हम लोग पढ़कर बड़े हुए और जवान हुए, अब बुढ़ापे की उम्र में आ गए हैं, वो पत्रिकाएं अब नहीं मिलती हैं। अब सोशल मीडिया ने उसका स्थान लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? सोशल मीडिया ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जिन लोगों को तथाकथित बड़ी पत्रिकाओं में स्थान नहीं मिला, बड़े बड़े संपादकों ने स्थान नहीं दिया, उपेक्षा की दृष्टि से देखे, ये सब लोग अपनी रचनाओं के साथ सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। लोग उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने तो यह काम किया है। लेकिन सोशल मीडिया का एक और रूप है कि इस पर बकवास भी बहुत आ रहा है, जो साहित्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है मेरी दृष्टि में। लेकिन मुझे लगता है कि जो बकवास वाला बात आपने ठीक कहा, और तो मैं तो ये कहूँगा कि बकवास तो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में भी कई रचनाएं आती है जो खेमे के आधार पर या भाई भतीजावाद के नाम पर रचनाएं प्रकाशित होती है। ज़रूरत है कि हम रचनाओं को चयन करके पढ़ें और साहित्य में जब तक अच्छी रचनाएं आती रहेगी, साहित्य जीवंत बनी रहेगी। और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि साहित्य आज जो लेखक लिख रहे हैं, भले वो ठीक है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अधकची रचनाएं, लेकिन जो श्रेष्ठ रचनाएं आ रही हैं, आपने माना कि जो कुछ खास खेमे के कारण जो अच्छे अच्छे रचनाकार नहीं आ पाते थे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया, भले उपन्यास कहानियाँ कम छप रही हो, लेकिन टीवी के माध्यम से जो सीरियल बन रहे हैं या जितने गीत यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाए, क्या उसको आप साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एक साहित्यकार को लिखने के पहले अध्ययन करना चाहिए। अगर साहित्य में उसका अध्ययन बोल रहा है तो उसका साहित्य एक्सेप्टेबल होगा, लोग उसको मान्यता देंगे, पढ़ेंगे, सम्मान करेंगे। और बिना अध्ययन किए हुए आप हवा में लिखिएगा कि हम भी लिख दिए, हम भी कवि हो गए, हम भी लेखक हो गए, तो मेरे भाई वैसे साहित्य की उम्र लंबी नहीं होती। मैं बाबा नागार्जुन की एक घटना का उल्लेख करूंगा कि जब आर्यावर्त बिहार का एक बहुत प्रमुख अखबार था, बीच में बहुत दिनों तक बंद हुआ, दोबारा छपा, तो दोबारा छपने पर जो प्रथम अंक निकला, उसके संपादकीय पन्ना में बाबा नागार्जुन का एक आलेख आया नई कविता के बारे में। तो उन्होंने लिखा है, संग्रह को रखे उस अखबार को, लिखा हुआ है कि नई कविताएं ठीक उसी तरह होती हैं जैसे एक प्रसूता स्त्री के पेट में जब तक शिशु रहता है
वो बेचैन रहती है कि कब धरती पर आ जाए, जल्दी से, एकदम पीड़ित रहती है। और जिस तरह से वो धरती पर आते ही वो कमजोर बच्चे की तरह स्वर्गवासी हो जाता है। नई कविताएं बहुत, उसमें से 90% हैं जो पन्नों पर आने के लिए बेचैन रहती हैं और पन्ने पर आते ही उसी नवजात कमजोर शिशु की तरह स्वर्गवासी हो जाती हैं। तो ऐसे साहित्य से बचना है। बाबा नागार्जुन कोई साधारण साहित्यकार नहीं थे, वो जन चेतना के साहित्यकार थे। उनकी बातों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। मतलब साहित्य सृजन ऐसा हो जो दीर्घायु प्राप्त करे, और इसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। आप नए लेखक को यह संदेश दिए, बहुत बढ़िया किए हैं। और लेखक को यह समझना चाहिए कि सिर्फ झूठे मान सम्मान के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि उतना समय हम साहित्य सृजन को दें। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। जरूर। आपका गीत सुने बिना तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप देखते हो कि तमाम चैनल यूट्यूब पर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, और राजनीतिक चैनल चल रहे हैं। आप राइजिंग बिहार भी लगातार देखते रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम राइजिंग बिहार के साहित्य संपादक हैं, और यह राइजिंग बिहार मुझे लगता है कि पूरे देश में पहला यह यूट्यूब चैनल है जिसमें साहित्य को एक प्रमुखता से स्थान दिया गया है, और इसलिए मुझे साहित्य संपादक के रूप में अलग से रखा गया है। तो आप इस चैनल को बहुत दिन से देखते भी रहे हैं। इसके अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं साप्ताहिक, जिसमें साहित्य पन्ना अलग से, जहाँ तमाम पत्रिकाओं में अगर साहित्य सिमटता जा रहा है, वहाँ हमारे जो संपादक हैं वो इसको अलग से एक पन्ना बनाए हैं। तो आप इस पेज को देखते हैं, इसके प्रति आपके क्या नजरिया रही है राइजिंग बिहार के चैनल और उसके अखबार के प्रति? देखिए, राइजिंग बिहार के पन्ने को मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ। खासकर उसके साहित्यिक संपादक के रूप में सिद्धेश्वर जी का जो योगदान है, या उसमें जो साहित्य वो लेकर आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि पूरे देश भर से साहित्यकारों को उसमें वो ला रहे हैं, उनका इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके विचारों को दे रहे हैं, उनकी कविताओं को दे रहे हैं, उनकी लघु कथाओं को दे रहे हैं। भाई, इतना परिश्रम तो मैंने एक साथ बहुत लोगों को करते हुए नहीं देखा है, जबकि वे विशुद्ध साहित्यकार हैं जिनको एक पैसा नहीं मिलता है कहीं से। कलाओं के माध्यम से जरूर मिलता है, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं उनको पैसा देती हैं, आजकल है, और भी बड़ी पत्रिकाएं हैं, साहित्य अमृत है, इस तरह की पत्रिकाएं जो हैं उनको पैसा देती है, ये अलग बात है। तो मैं आपका गीत तो जरूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, आप जब गाते हैं तो लोगों का हृदय अपने आप आकर्षित होता चला जाता है। गजब का जादू है आपकी आवाज़ में। आप एक गीत सुनाइए जो हम लोग को सुनना चाहेंगे। आप लोगों का बड़पन है, आप लोगों का साहित्यिक चिंतन है जो मुझे इतना महत्व देते हैं। वरना मैं तो शुरू में ही मैंने कहा, मैं तो साहित्य का सेवक हूँ, साहित्य का सेवक हूँ, कुछ कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। या दूसरी बात है कि किताबों में कोर्स में हूँ, ये अलग बात है। या आप लोग सम्मान देते हैं मंचों पर, ये अलग बात। एक गीत सुनाता हूँ मैं, स्वागत है, चूंकि मैं गीतों की जमीन से आता हूँ। चाह रहा हूँ गीतों का एक गाँव बसाऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गाँव बसाऊं, पगडंडियाँ धरे शब्दों की चलता जाऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गाँव बसाऊं, स्वर सरिता के कूल किनारे अपना एक बसेरा हो, तारों वाली रात हो अपनी स्वर्णिम सुखद सवेरा हो, बिहग वृंद का कलरव लेकर मैं भी गाऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गाँव बसाऊं, हो करके लयबद्ध सभी सुसंस्कार में बिचरे, पगे हुए
प्रज्ञा में सबके सब उत्पल सा निखरे, उनके पग पग में प्रकाश का, उनके पग पग में प्रकाश का फूल बिछाऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गांव बसाऊं। क्या बात है, क्या बात है। द्वार द्वार पर ज्योति कलश छलके गायन का, सुप्त हृदय झंकृत हो जाए घर आंगन का। मैं दीपों की लौ से एक अल्पना बनाऊं, मैं दीपों की लौ से एक अल्पना बनाऊं। पगडंडियां धरे शब्दों की चलता जाऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गांव बसाऊं। और अंतिम बंद है, ग्राम देव के पग पावन में नव सृजन हो अर्पित, अपनी श्रद्धा चंदन बंदन उनको करूं समर्पित। अक्षर अक्षर के अक्षत से चौक पुराऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गांव बसाऊं। पगडंडियां धरे शब्दों की चलता जाऊं, चाह रहा हूँ गीतों का एक गाँव बसाऊं। क्या बात, आप तो भोजपुरी गीतों के बात आ रहे हैं। चाल आना भोजपुरी गीत का आवाज़ दे दीजिए हमारा। देखिए ऐसी बात नहीं है, फिर भी चार पंक्ति सुनाए थे आपको। मन के उदास अंगना में भोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। छपलस अनहरिया सगरो अजोर बन के आई। क्या बात है, क्या बात है। मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरप्रसाद मस्ताना जी। दोस्तों अभी आप देखें बिहार के संपादक महोदय को, साहित्य संपादक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों का मैंने इतना समय लिया, मैंने आपका समय लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यूट्यूब चैनल पर जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब हमें अवश्य कीजिएगा। मैं पुनः साहित्य यात्रा के तहत हम फिर आपसे मिलेंगे, एक नए एक पुराने दोनों तरह से साहित्यकारों से आपका रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।